वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम करेक्शन ऑफ एरर्स के टॉपिक में आई कैप की स्प्रिंग 2022 के अटैम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है मून मार्ट। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन है और करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक पर है, तो उस एंगल से इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले जो है हम देखते हैं कि स्टार्ट में कुछ इंट्रोडक्टरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। The trial balance of Moon Mart did not agree as at 31st December 2021, and the shortage of rupees 215,000 on the debit side was carried to suspense account. The financial statement prepared from the trial balance showed net profit of rupees 1431,000. तो एक तो शॉर्टेज है डेबिट साइड पर। सस्पेंस अकाउंट में इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ एरर्स तो हैं जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं है, और उस ट्रायल बैलेंस की बेस पर यानी जिस ट्रायल बैलेंस में एरर्स हैं उस एरर्स के साथ जो नेट प्रॉफिट है वो है 1431,000। तो ये दो फिगर्स जो है वो हमें क्वेश्चन के स्टार्ट में दी हुई हैं। फिर ये बताया हुआ है कि ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग मैटर्स वर नोटेड, यानी जो एरर्स से रिलेटेड पॉइंट्स उनके सामने आए वो बता दिए जिनकी हमें करेक्शन करनी होगी। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ये है कि आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज टू बी कंसीडर्ड एज लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट। यानी जब हम सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे तो वो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस जीरो नहीं होगा और वो नील नहीं होगा, बल्कि उसमें कुछ बैलेंस बाकी बच जाएगा। और वो जो बैलेंस बाकी बच जाएगा वो आइडियली उसकी क्रेडिट साइड पर आना चाहिए क्योंकि लॉस हो रहा होगा, लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट, और उसको हमने लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट कंसीडर करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे एरर्स करेक्ट करके भी एक एंट्री हमारी बाकी बच जाएगी जो फिर हमें लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट के तौर पे करनी होगी। दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है कि एमएम यूजेस पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, जो कि हमारी नॉर्मल एजम्पशन भी होती है एग्जाम क्वेश्चन में कि पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड है। कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन फॉर ट्रेड रिसीवेबल एंड पेबल, ये भी हमारी एक नॉर्मल एजम्पशन होती है। और इक्विपमेंट आर डेप्रिशिएटेड एट 15% यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट हैं, एक तो सस्पेंस अकाउंट बनाना है और दूसरा करेक्टेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो अब इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन की स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। हमें यह पता है कि जो सस्पेंस अकाउंट हमारा स्टार्ट होगा उसका डेबिट साइड पर बैलेंस आ रहा होगा 215,000 का, और नेट प्रॉफिट की जो फिगर जहां से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसी में प्लस माइनस करके हम करेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, वो होगी 1431,000। तो इन दोनों पार्ट्स के लिए पहले हम आंसर के अंदर सिंपली फॉर्मेट बना लेते हैं। तो आंसर ऑफ पार्ट ए हम बनाएंगे जिसमें हमने सस्पेंस अकाउंट बनाना है और इसके अंदर हम ओपनिंग बैलेंस मेंशन कर देंगे, डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 215,000 का, जैसे क्वेश्चन में बताया हुआ है। अब सस्पेंस अकाउंट में जो हमारी फर्दर एंट्रीज बनेगी उनका इंपैक्ट लेते जाएंगे तो सस्पेंस अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, पार्ट बी अगर हम देखें तो पार्ट बी का जब हम आंसर बनाएंगे तो उसमें हमें करेक्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मेट बना लेते हैं और उसमें सबसे पहले हम स्टार्टिंग फिगर लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर करेक्शंस की, जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1431,000, और इसके अंदर फिर हम करेक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। जितनी करेक्शंस होंगी उनका इफेक्ट जब ले लेंगे तो हमारे पास जो फाइनल फिगर आएगी वो करेक्टेड प्रॉफिट की फिगर होगी। अब प्रॉफिट की करेक्शन निकालने के लिए जितने मैटर्स यहाँ पर नोट हुए हैं उनको हमें कंसीडर करना है, और उसके लिए हम एक वर्किंग बना लेते हैं जर्नल एंट्रीज की। अच्छा, ये आपने ध्यान में रखना है कि इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन हम उन्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहे हैं। आप डिफरेंट वे में भी वर्किंग्स बना सकते हैं, लेकिन जर्नल एंट्रीज से बात को समझने में आसानी रहती है, तो फॉर स्टूडेंट्स हम इस जर्नल एंट्रीज का जो प्रोसेस है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो मकसद ये एग्ज़ाम आंसर के लिए नहीं होता बल्कि स्टूडेंट्स को समझाने के लिए होता है। तो जर्नल एंट्रीज जो जो बनती जाएंगी उनको हम रिकॉर्ड करते जाएंगे। तो पहली एडजस्टमेंट देखते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट है कि रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है परचेज रिटर्न, क्योंकि आउटवर्ड जो है हमारी तरफ से जो रिटर्न जा रही होती है वो सप्लायर को जा रही होती है, दैट इज परचेज रिटर्न ऑफ 18,000 वाज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रिटर्न इनवर्ड।
कि वो रिकॉर्ड कहां पर हो गई, रिटर्न इनवर्ड के तौर पर रिकॉर्ड हो गई, सेल्स रिटर्न के तौर पर रिकॉर्ड हो गई। तो रिकॉर्ड परचेज रिटर्न होनी चाहिए थी, रिकॉर्ड हमने सेल्स रिटर्न कर दी, और सेल्स रिटर्न में भी जो है उसकी डेबिट साइड पर की। परचेज रिटर्न नॉर्मली क्रेडिट होती है। तो अकाउंट जो है वो जर्नल लेजर में ये पोस्टिंग की गलती हो गई, इसकी करेक्शन करनी है। तो पहली बात तो ये कि जो परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होनी चाहिए थी जो कि क्रेडिट होती है, वो हम अब रिकॉर्ड कर देते हैं 18,000 से। जो सेल्स रिटर्न गलत डेबिट हो गई है उसको रिवर्स करने के लिए क्रेडिट कर देंगे, और क्योंकि दोनों आइटम क्रेडिट हो रहे हैं तो हमें एंट्री को बराबर करने के लिए सस्पेंस अकाउंट को इनकॉर्पोरेट करना होगा 36,000 से। तो क्योंकि हुआ ये कि एक आइटम क्रेडिट होना चाहिए था और क्रेडिट के बजाय डेबिट हो गया, तो डबल अमाउंट से ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस राइज हो गया होगा, तो 18,000 का इफेक्ट 36,000 आ जाएगा, ये सस्पेंस में इफेक्ट आएगा। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी कि सेल्स इनवॉइस ऑफ 42,000 वाज पोस्टेड ट्वाइस इन सेल्स लेजर। अब टिपिकली जो सेल्स इनवॉइस होती है ये क्रेडिट सेल्स की होती है, और ये नहीं हुआ कि पूरी इनवॉइस के दोनों इफेक्ट ट्वाइस रिकॉर्ड हुए। सेल्स लेजर में ट्वाइस रिकॉर्ड हुआ है। सेल्स लेजर का मतलब है रिसीवेबल का रिकॉर्ड, यानी सेल्स का रिकॉर्ड ठीक है, रिसीवेबल में ये चीज दो बार रिकॉर्ड हुई है। तो रिसीवेबल जब डबल रिकॉर्ड हो गया तो एक बार का रिवर्स कर देंगे। तो रिसीवेबल को कम करने के लिए, एक बार से कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे 42,000, और क्योंकि एक ही अकाउंट में इशू आया है तो इसमें सस्पेंस इन्वॉल्व होगा, तो सेकंड अकाउंट हमारा होगा सस्पेंस, क्योंकि सेल्स ऑलरेडी ठीक रिकॉर्ड हुई है। प्रॉब्लम सेल्स लेजर में टोटल एंट्री डुप्लीकेट नहीं हुई, सिर्फ रिसीवेबल का डेबिट डुप्लीकेट हुआ है, तो सेकंड इफेक्ट सस्पेंस में चला जाएगा। फिर हमारे पास थर्ड एडजस्टमेंट है, बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट वाज ब्राउट फॉरवर्ड एज 641,000 इंस्टेड ऑफ 461,000 ऑन 1 जनवरी 2021। तो स्टार्ट ऑफ द ईयर पे, क्योंकि हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, स्टार्ट ऑफ द ईयर पे हमने एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस जो है वो ज्यादा कर दिया था। अच्छा, कितने से ज्यादा कर दिया था? अगर आप 641 और 461 का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस आता है 180,000। तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ज्यादा हो गई थी, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट ज्यादा हो गई थी, तो अब उसको खत्म करने के लिए हम डेबिट कर देंगे। जितने से ज्यादा हुई थी उतनी अमाउंट, दैट इज 180,000, और क्योंकि एक ही अकाउंट में मसला आया था तो सेकंड इफेक्ट इसका होगा सस्पेंस अकाउंट में। अब लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात है यहां पर कि जब हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अफेक्ट हुई है तो हमारी डेप्रिसिएशन भी अफेक्ट होगी, और उसकी रीजन ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा डेप्रिसिएशन मेथड है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे कॉस्ट की वजह से भी फर्क पड़ता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की वजह से भी, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो हम परसेंटेज अप्लाई करते हैं वो नेट बुक वैल्यू पे करते हैं, यानी कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। तो जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ज्यादा हो गई थी तो कैरिंग अमाउंट कम हो गई होगी, रिटर्न डाउन वैल्यू, नेट बुक वैल्यू कम हो गई होगी, और कम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हुई होगी, तो अब हम ज्यादा डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब ये जो एरर हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये 1 जनवरी को हुआ था। इसका मतलब है कि इसका जो डेप्रिसिएशन के ऊपर इफेक्ट आया वो पूरे 12 महीने का आया। तो हम 180,000 का 15% फॉर ऑल 12 मंथ्स डेप्रिसिएशन, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ज्यादा होने की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, वो अब रिकॉर्ड करेंगे 27,000, और इफेक्ट इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में जाएगा 27,000। उसके बाद फोर्थ इंफॉर्मेशन है रिसीट ऑफ एनुअल रेंट फॉर द पीरियड एंडिंग 31। अच्छा, ये लिखा हुआ है फॉलोइंग एंट्रीज इन द कैश बुक वर, यानी कैश बुक में रिकॉर्ड हो गई हैं, वर नॉट पोस्टेड, यानी कैश वाला इफेक्ट इनका रिकॉर्ड हो गया, दूसरा इफेक्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो इन तमाम ट्रांजैक्शन के अंदर सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होगा, और सस्पेंस अकाउंट इन्वॉल्व होगा तो क्योंकि कैश रिकॉर्डेड होगा, दूसरी चीज हमें रिकॉर्ड करनी है। एनुअल रेंट है 31 मार्च 2022 तक का 336,000। अब यहां पर वंस अगेन हमने ये ध्यान में रखना है कि जो हमारा ईयर एंड है
वो 31 दिसंबर 2021 है। तो अब हम इस पे प्रीपेमेंट भी देखेंगे, यानी 3 मंथ्स की अमाउंट जो है वो हमारी अनअर्न्ड होगी, क्योंकि हमें जो रेंट रिसीव हुआ है वो हमने एडवांस में रिसीव किया हुआ है, और इनकम जो होगी वो 9 मंथ्स की अमाउंट होगी, क्योंकि एनुअल हुआ है। एनुअल का मतलब है कि 12 महीने का है, 31 दिसंबर तक उसमें से 9 मंथ्स बन जाएंगे, एक्स्ट्रा 3 मंथ जो हैं जनवरी फरवरी मार्च वो नेक्स्ट ईयर से रिलेट करते हैं, वो अनअर्न्ड होंगे। तो हमारी एडजस्टमेंट अब क्या होगी? एडजस्टमेंट ये होगी कि हमने एक तो रेंट इनकम रिकॉर्ड करनी है, 9 मंथ्स की अमाउंट बनती है 336,000 का 9/12 करके 252,000। 3 मंथ्स की अमाउंट अभी हम इनकम नहीं बनाएंगे, वो एडवांस इनकम या अनअर्न्ड रेंट इनकम कंसीडर होगी। तो 3 मंथ्स की अमाउंट बनती है 84,000। और क्योंकि कैश वाला इफेक्ट तो ऑलरेडी कैश बुक में रिकॉर्डेड है, तो अब जो हम एक क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं हुई थी जिसकी वजह से सस्पेंस पहले क्रेडिट हो गया होगा, अब उसको खत्म करने के लिए हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट इशू है पेमेंट ऑफ 220,000 फॉर इक्विपमेंट परचेज्ड ऑन 1 मई 2021। तो ये भी कैश बुक में रिकॉर्डेड है, इक्विपमेंट में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अब इसको इक्विपमेंट में रिकॉर्ड कर लेते हैं। अमाउंट बताई हुई है 220,000। अब क्योंकि कैश बुक में तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो पहले डेबिट रिकॉर्ड नहीं हुआ था इक्विपमेंट का, जिसकी वजह से सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ होगा। तो अब सस्पेंस अकाउंट को खत्म करने के लिए क्रेडिट कर देते हैं। वंस अगेन क्योंकि हम इक्विपमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे एसेट्स बढ़ जाएंगे, तो उन पे डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब डेप्रिसिएशन जो रिकॉर्ड होगी वो 1 मई से 31 दिसंबर तक 8 मंथ्स का टाइम बनता है। तो 15% रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है, और 8 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन बनती है वो हम सिंपली रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो 220,000 15% 8/12 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो जाएगी। इसके बाद कैश परचेजेज हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुई, कैश बुक में रिकॉर्डेड हैं, परचेजेज में रिकॉर्ड नहीं हुई होंगी, तो अब रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो परचेजेज रिकॉर्ड करेंगे तो परचेजेज डेबिट हो जाएंगी। अब पहले ये हुआ था कि डेबिट रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो जो चीज रिकॉर्ड नहीं हुई होती उसकी जगह पे सस्पेंस आ गया होता है, यानी सस्पेंस डेबिट हो गया था। तो उसको खत्म करने के लिए अब सस्पेंस को हम क्रेडिट कर लेंगे। तो ये हमारी एंट्रीज पास हो गई। वंस अगेन हमें एंट्रीज लाजमी नहीं है कि करें, हम और वे में भी कैलकुलेशन अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एंट्रीज के थ्रू प्रोसेस आसान हो जाता है। अब हम जब एंट्रीज कर चुके हैं तो अब हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना काफ़ी आसान है। पहले हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। सस्पेंस अकाउंट बनाने के लिए हम चलेंगे वंस अगेन एंट्रीज की तरफ। तो सबसे पहले हमें नजर आ रहा है कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है 36,000 से। रिटर्न इन और रिटर्न आउट की वजह से 36,000 से डेबिट। फिर हमें सेकेंड एंट्री में नजर आ रहा है कि सस्पेंस अकाउंट 42,000 से डेबिट हुआ है, 42,000 से डेबिट। फिर हम देख सकते हैं कि सस्पेंस अकाउंट 180,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। फिर हम देख सकते हैं कि सस्पेंस अकाउंट रेंट वाली एडजस्टमेंट में 336,000 से डेबिट हो रहा है, तो ये डेबिट साइड पर लिख देंगे। फिर हम देख सकते हैं कि इक्विपमेंट की वजह से सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 220,000 से, तो क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। फिर हम देखते हैं कि लास्ट एडजस्टमेंट में परचेजेस की वजह से सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है 50,000 से, तो ये क्रेडिट साइड पर लिख देंगे। अब अगर हम टोटल्स करते हैं तो हमारे पास डेबिट साइड का टोटल आ जाता है 629,000। सेम टोटल हम दूसरी तरफ भी मेंशन कर देंगे। जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है कि जो भी डिफरेंस आएगा आफ्टर पासिंग ऑल द एडजस्टमेंट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज टू बी कंसिडर्ड एज लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट। तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है?
डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 179,000 का, इसे हम लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट कह देंगे, जो कि हमने एज बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट किया। तो हमने बाकी एंट्रीज कर दी हैं। ये वाली जो लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट है, इसकी भी हमने प्रॉफिट के अंदर एंट्री करनी होगी, इसको भी हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन के पार्ट बी की तरफ चलते हैं। सस्पेंस अकाउंट तो कंप्लीट हो गया, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो करेक्शंस करनी है। अच्छा, करेक्शंस करनी है तो सबसे पहले हमें वो आइटम आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनका ताल्लुक इनकम और एक्सपेंस से है। तो अगर मैं यहां पर सर्कल बना दूं जो आइटम इनकम और एक्सपेंस के हैं, तो सेल्स रिटर्न का ताल्लुक प्रॉफिट से होता है, परचेज रिटर्न का ताल्लुक जो है वो भी प्रॉफिट से होता है, रिसीवेबल का ताल्लुक प्रॉफिट से नहीं होता, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का नहीं होता, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का होता है। अनअर्न्ड रेंट लाइबिलिटी है, इसका लिंक नहीं होगा। रेंट इनकम प्रॉफिट और लॉस से रिलेट करता है, ये प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा। उसके बाद इक्विपमेंट तो नॉन करंट एसेट है, प्रॉफिट में नहीं जाता। डेप्रिसिएशन वंस अगेन प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करती है, और परचेजेस की फिगर भी प्रॉफिट और लॉस को अफेक्ट करती है। अब बहुत आसान एक तरीका है कि कौन सी फिगर से प्रॉफिट बढ़ेगा, कौन से कम होगा। तो जितने भी क्रेडिट आइटम है उनकी वजह से प्लस होगा, और जितने भी डेबिट आइटम है उनकी वजह से माइनस। तो अब हम इन फिगर्स को इनकॉर्पोरेट करना शुरू करते हैं। पहले ये दोनों 18,000 की फिगर क्योंकि क्रेडिट हो रही हैं, तो ये करेक्शन के अंदर प्रॉफिट में ऐड होंगी। जब सेल्स रिटर्न आप रिवर्स करेंगे तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसी तरीके से जब आप परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करेंगे तो उससे भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि परचेज रिटर्न से परचेज एक्सपेंस कम होता है, एक्सपेंस कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 27,000 है जो कि डेबिट हो रहा है, तो ये लेस होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हम शो करना चाहें तो अगर एंट्रीज नहीं कर रहे तो डायरेक्टली वर्किंग यहां पर भी शो कर सकते हैं। उसके बाद 252,000 रेंट इनकम के क्रेडिट हो रहे हैं, तो ये ऐड होंगे, क्रेडिट आइटम ने ऐड होना है। और यहां पर हम इसकी वर्किंग भी शो कर सकते हैं कि 9 मंथ्स का रेंट। इसके बाद हमारे पास दो आइटम, एक डेप्रिसिएशन है, ये भी डेबिट हो रही है, और परचेजेस ये भी डेबिट हो रही हैं, तो इन दोनों को डेबिट आइटम्स को माइनस करेंगे, तो इनको भी लिख देते हैं। पहले जो डेप्रिसिएशन न्यू इक्विपमेंट पे रिकॉर्ड की है उसकी कैलकुलेशन भी शो कर देते हैं, और जो परचेजेस रिकॉर्ड करेंगे तो परचेज रिकॉर्ड होने से एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाती है, जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है, तो 50,000 भी लेस होंगे। तो ये एंट्रीज से अमाउंट ले रही हूँ, और पार्ट ए में हमने लॉस फ्रॉम एम्बेजलमेंट कैलकुलेट किया था, ये है 179,000 का। ये लॉस भी जब रिकॉर्ड करेंगे तो इससे प्रॉफिट कम होगा। अब अगर हम नेट अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 1,441,000 एंड दिस इज आवर करेक्टेड प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट थी कि सस्पेंस अकाउंट बनाएं, वो भी एंट्रीज की बेस पर कंप्लीट हो गया, और करेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो वो भी एंट्रीज की बेस पर हमने स्टेटमेंट बना दी कि करेक्टेड नेट प्रॉफिट क्या है, विद ऑल वर्किंग्स एंड प्लस एंड माइनस की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।